Hello, Starians and dear NET aspirant. This is RJR sir, and today in this lecture, we will discuss vegetative propagation in plants. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in case of plants. In this process, the formation of new plant from detached vegetative parts of the parent plant, यानी पेरेंट प्लांट जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटेगा और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। बेटा वो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर निकलता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड की बात करते हो तो दो तरह के मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड में आएंगे तो बेटा ये वेरियस वेज से होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेम इन्वॉल्व होते हैं, लीव्स इन्वॉल्व होते हैं और बल्बिल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक फ्लेसी बड्स होता है। अब हम आएंगे रूट्स पे। तो रूट का सेक्शन देखते हो तो रूट के केस में रूट बड्स के ऊपर सेवरल लीफी सूट्स का फॉर्मेशन होता है नेचुरली। उन लीफी सूट्स को स्लिप्स कहा जाता है और जो स्लिप्स होते हैं वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, डाहलिया, गुआवा, एम एंड टीनोस्पोरा, दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी इजीली सीन। आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर ये स्वीट पोटैटो का रूट है, एडवेंटिशियस रूट, जिससे एडवेंटिशियस बड्स निकले हुए हैं। यही एडवेंटिशियस बड्स कहे जाएंगे स्लिप्स। और ये स्लिप्स एक एक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। बेटा फॉलोइंग टाइप्स के स्टेम हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जाते हैं, लाइक सकर्स, राइजोम्स, पल्प्स, ट्यूबर्स, रनर्स, ऑफसेट्स, फिलोक्लेट। इन सारे वैरायटी ऑफ स्टेम को आप देखते हो तो इसमें क्या दिख रहा है कि चाहे अंडरग्राउंड स्टेम हो, चाहे वो सब एरियल स्टेम हो, चाहे वो एरियल स्टेम हो, हर तरह के स्टेम से जो कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आसानी से कराया जा सकता है, होता है ये। जैसे सकर्स की बात करें तो सकर्स बेसिकली क्या होते हैं? सकर्स बेटा मेन इरेक्ट स्टेम से एक ब्रांच निकलती है जो कुछ दूर तक हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है और बाद में आके वो वर्टिकली अपराइट हो जाती है और नए एरियल सूट्स का फॉर्मेशन करती है। एक बार यदि एरियल सूट बन गया तो वो नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। बेटा इस तरीके का केस देखा गया इन केस ऑफ मिंट एंड इन क्राइसेंथेमम प्लांट। जैसे इस फिगर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो मेन स्टेम है, इसके दोनों तरफ शकर निकला हुआ है और शकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया, मेन सूट ऑलरेडी है भी। वैसे ही दूसरा ये मिंट प्लांट है। मिंट के केस में देखोगे तो यहाँ पर भी शकर का फॉर्मेशन हुआ है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद से वर्टिकली अपराइट हो गया। तो मिंट और क्राइसेंथेमम के केस में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है थ्रू सकर्स स्टेम। राइजोम्स पे आएंगे। बेटा राइजोम मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये। इसके पास डिस्टिंक्ट बड्स पाए जाते हैं, लेटरल बड्स, जो नोड रीजन से निकलता है, और ये स्टोरेज स्टेम की कैटेगरी में आता है, यानी फूड का स्टोरेज करेगा। यहाँ का एक एक बड एक एक प्लांट बना सकता है। इस तरीके का केस देखा गया है इन केस ऑफ जिंजर, टर्मरिक, बनाना, लोटस एट्सेट्रा। बेटा फर्स्ट वाले डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जिंजर का डायग्राम है। नोड्स, इंटर नोड्स क्लियरली दिख रहे हैं और नोड रीजन से स्केली लीफ निकला हुआ है जो इंटर नोड को कुछ हद तक कवर किया हुआ है। उसी नोड से लेटरल बड्स निकलती हैं और ये लेटरल बड्स आगे जाके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये टर्मरिक का प्लांट है। टर्मरिक के केस में भी सेम उसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। नोड, इंटर नोड, नोड रीजन से लेटरल बड निकलती है और वो बड न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेती है।
बल्बिल्स, नहीं सॉरी बल्ब्स। पल्प भी हाईली रिड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पल्प ओनियन, लिलीज, गार्लिक के केस में देखा गया है। बल्ब से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, ध्यान दो, ये बल्ब है, अंडरग्राउंड, हाईली रेड्यूस होता है। ये जो गांठ दिख रही है ये बेसिकली स्केली लीव्स होती है और फ्लेसी लेयर ऑफ लीव्स होती है। अब इस बल्ब वाले पोर्शन से देखो लास्ट वाले फिगर में, तो सेवरल बर्ड्स निकली हुई हैं और ये बल्ब्स जो हैं ये बर्ड्स के फॉर्म में, वेजिटेटिव बर्ड के फॉर्म में नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन करती हैं। कभी कभी देखा होगा प्याज में तो एक साथ दो गांठ बन जाती है, दोनों गांठ अलग अलग प्लांट से बनी हैं, वो बेसिकली एक ही थी जो बाद के दिनों में जाके दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो बल्ब से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिपोर्ट किया गया है। ट्यूबर, बेटा ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आलू का केस सिंपल है, इसको याद करने के लिए आलू को याद करो। आलू को देखा होगा कभी कभी आलू के ऊपर जो आई बर्ड्स पाए जाते हैं उन आई बर्ड्स से एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलने लगती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलने लगते हैं और वो सारे बर्ड एक एक प्लांटलेट का रूप ले सकते हैं। आलू का वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है। हर आलू को कई टुकड़ों में काट दिया जाएगा और एक एक टुकड़े को ज़मीन के अंदर लगाते हैं और वहाँ से प्लांट अराइज हो जाता है। यानी हर आई बर्ड के पास एबिलिटी है कि वो नए प्लांट का रूप ले ले। नेक्स्ट है रनर्स। रनर बेटा क्रीपिंग स्टेम होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम है और ये एडवेंटिशियस रूट निकालता है एट ईच नोड, जमीन के सरफेस पे फैला रहेगा, नोड रीजन से रूट निकलता है और उसी नोड रीजन से एक्सिलरी ब्रांचेस निकलती हैं। वही एक्सिलरी ब्रांचेस एरियल शूट्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इस तरीके का केस देखा गया इन केस ऑफ ऑक्जेलिस, दूबग्रास, सेंट्रला एशियाटिका एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पर फिगर में पेरेंट प्लांट है, इसके नोड से रूट निकला हुआ है, रनर की इंटर नोड है और एक दूसरी जगह नोड जो आया, अगला नोड आया, वहाँ से भी रूट निकल गया और नई प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इस रनर से अगर ये जो इंटर नोड है यहाँ से कट भी हो जाए तो ये प्लांट अलग हो गया, ये प्लांट अलग हो गया। ऑफसेट, बेटा ऑफसेट आइकॉर्निया और पिस्टिया के केस में देखा गया है। ऑफसेट में बेसिकली जो इंटर नोड होता है वो फ्रेजाइल होता है, वीक होता है और यहाँ नोड रीजन से टफ टफ रूट निकले होते हैं, टफ टफ लीफ निकले होते हैं। अब हर नोड से रूट निकला हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर इंटर नोड से कनेक्शन टूट भी जाए तो हर नोड पर, और हर नोड से लीफ भी निकला हुआ है तो लीफ और रूट और स्टेम का नोड है ही, तो नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन इसके केस में भी हो जाता है। फिल्लोक्लैड एरियल स्टेम, बेटा फिल्लोक्लैड ओपनजिया का केस है। ओपनजिया में हमने पढ़ा था कि जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और यहाँ के लीफ रिड्यूस करके स्पाइन बन जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, हर नोड से अगर जो उस प्लांट के पार्ट को तोड़ दिया जाए, ओपनजिया को तोड़ दिया जाए और उसको मिट्टी में ले जाके लगा दिया जाए तो नया प्लांट बन जाता है और ऐसा नेचुरली भी देखा गया है। नेचुरली कैसे, मान लो किसी वजह से एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए प्लांट को तो हर नोड से नए प्लांट बनने की संभावना होती। लीव्स, बेटा लीव्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली ऑब्जर्व किया गया इन केस ऑफ ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम की पत्तियों को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स निकले हुए हैं। रेनी सीजन में या जब मैच्योर लीफ किसी वजह से डैमेज होके और सॉइल सरफेस पे आता है तो उसकी जो डीप इंसिजन्स होते हैं उन इंसिजन से ही लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वो बर्ड आगे जाके प्लांटलेट्स का रूप ले लेती है, जैसे यहाँ पर इसमें देखो नए नए प्लांट्स बन गए। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफिल्लम के अलावा कैलेंचो और बिगोनिया में भी ऑब्जर्व किया गया है। क्योंकि ये प्लांट जो है ब्रायोफिल्लम का या मेडिसिनल होता है तो अब इस प्लांट का नंबर इन्हांस करने के लिए हम इसको कॉमर्शियली भी यूज़ करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। बुलबिल्स, बेटा ये फ्लेसी बर्ड्स होता है और नोड से ही निकलता है इन द एक्सिल ऑफ फोलिएज लीफ, इसकी वजह से इसको एक्सिलरी बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं।
और एक एक बड आगे जाके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके का केस देखा गया इन केस ऑफ अगेव, ऑक्जेलिस, एलियम, सटाइबम, लिली एट्सेट्रा। अब इस फिगर को ध्यान से देखो तो हर नोड से नंबर ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकली हुई हैं, एडवेंटिशियस बड्स निकले हुए हैं, और ये बड एक एक प्लांट बन सकता है। यहाँ देखो एक बड है ये, इस बड को ले जाके सॉइल में अगर जो लगा दिया जाए या ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ही नेचुरली सॉइल के टच में चला जाए तो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे आएंगे बेटा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाने के लिए, जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप अगर जो हाथ लगाते हो तो ठीक है, नहीं कराओगे तो नेचुरली वो होता है। इसमें वेरियस मेथड्स आते हैं लाइक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन। वन बाय वन देखेंगे। कटिंग क्या है? कटिंग के केस में मेन प्लांट से ब्लेड के थ्रू, आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एक टहनी, एक ब्रांच काटा गया और इस कटिंग को लाके एक नए गमले में, नए पॉट में लगा दिया गया। ये प्लांट नया, ये जो ब्रांच है वो नया प्लांट बन जाएगा। इस तरीके का केस देखा गया इन केस ऑफ ब्रायोफिल्म, टैमरिंड, शुगर केन, ग्रेप्स, रोज एंड बोगेनविलिया। शुगर केन के केस में तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम इसी मेथड से कराते हैं, कटिंग मेथड से कराते हैं। दो दो नोड को एक साथ एक एक टुकड़े में ले लेते हैं और ज़मीन में लगा दिया जाता है, उससे नए प्लांटलेट्स बनाते हैं। लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या करेंगे बेटा? हम इसमें रूट का फॉर्मेशन करवाते हैं आर्टिफिशियली, यानी इंड्यूस टाइप के मैकेनिज्म। रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? हम किसी तरह से स्टेम के पार्ट को मिट्टी के संपर्क में लाते हैं और मिट्टी के संपर्क में जब हम लाएंगे तो स्टेम के उस पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तब जाके हम प्लांट से उस पार्ट को डिटैच करते हैं। तब तक डिटैच नहीं करते हैं जब तक कि रूट का फॉर्मेशन हो ना जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ केस ऑब्जर्व इन केस ऑफ जैस्मिन, ग्रेपवाइन, लीची, ऑरेंज। बेटा लेयरिंग दो तरीके से होती है, एक होती है माउंड लेयरिंग और एक होती है एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग का मतलब कि आप उस ब्रांच को, फर्स्ट वाले फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, उस ब्रांच को खींच के लाए हैं और ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबा दिए। इसमें क्या होगा, कुछ दिनों बाद रूट निकल आता है और जैसे ही रूट निकल आएगा डिटैच कर देंगे और इस प्लांट को निकाल के ले जाके दूसरी जगह पे लगा देते हैं। दूसरा है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या कर रहे हैं? एयर लेयरिंग में टहनी की छाल, जो ब्रांच होती है उसकी छाल काट दी जाती है और उसमें मिट्टी लगा के मॉइस्ट सॉइल के साथ उसको कपड़े से बांध देते हैं या पॉलीथीन बैग से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा, स्टेम के उस पार्ट से रूट निकल आता है और जैसे ही रूट निकल आएगा, और जब तक रूट नहीं निकलता है तब तक पेरेंट प्लांट है उसे क्या कर रहा है, वैस्कुलर सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पर रूट जैसे ही निकल आता है इसको कट करके ले जाके मिट्टी में लगा देंगे तो नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो लेयरिंग दो तरीके से हो रही है, एक माउंड लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। बेटा ग्राफ्टिंग सिंपल टेक्निक होती है। ग्राफ्टिंग में करते क्या है कि एक प्लांट है जिसका बेस रखते हैं, उस बेस को बोलते हैं स्टॉक, और दूसरे प्लांट का टॉप पोर्शन लाएंगे जिसे बोलते हैं सियान। स्टॉक और सियान को एक साथ बांध दिया जाता है। एक साथ बांध देने से होता क्या है, कुछ दिनों बाद स्टॉक और सियान आपस में मिल जाते हैं, एक प्लांट की बेस रहती है और दूसरे प्लांट का टॉप पोर्शन रहता है। इसे ही बोला जाता है ग्राफ्टिंग टेक्निक। बेटा ग्राफ्टिंग यूजुअली देखा गया है रोज़ के केस में, एप्पल के केस में, प्लम के केस में, पीच के केस में और मैंगो के केस में। लास्ट टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन बेटा टिश्यू कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर का मेथड यहाँ पर इन ब्रीफ हमने पिक्चर में लगाया हुआ है। आप देखेंगे तो टिश्यू सैंपल लेते हैं। टिश्यू सैंपल में प्लांट का कोई टुकड़ा, लिविंग पार्ट का कोई टुकड़ा लेते हैं जिसे एक्स प्लांट कहा जाता है। एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं अगार मीडियम में। ये मीडियम स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू कल्चर के लिए।
इस मीडियम में न्यूट्रिएंट की सप्लाई इतनी रहती है जो कि सॉइल के अंदर इतना चाहिए होता है, यानी हर वो न्यूट्रिएंट वहाँ पर मौजूद रहता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, नेसेसरी है। एक्स प्लांट जैसे उस मीडियम पे जाता है, कुछ दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद कैलस का फॉर्मेशन होता है और कैलस की हर सेल नए नए प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करती है और वो प्लांटलेट, यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो प्लांटलेट को हम कल्चर प्लेट से निकाल के और बेड्स में लगाते हैं और जब प्लांटलेट थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो ले जाकर उसको सेपरेट पॉट में लगा देते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपगेशन किया जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन बेटा प्लांट के किसी भी पार्ट से किया जा सकता है, आइदर एम्ब्रियो, आइदर एंथर, आइदर लीफ, आइदर स्टेम, आइदर रूट, आइदर प्रोटोप्लास्ट, यानी सेवरल टाइप के टिश्यू कल्चर मेथड जो कि इन विट्रो कंडीशन में कराए जाते हैं और नए प्लांटलेट को रीजनरेट कराने का तरीका होता है। थैंक यू।